हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो यूजीसी नेट पेपर 1 में आया था उसको देखने वाले हैं और यहाँ पर उन क्वेश्चन से जुड़े हुए पता लगेगा कि किस तरीके के पैटर्न और सिलेबस से हमें तैयारी करनी है। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, थम्स अप कर दीजिए अगर आप सभी को वीडियो की क्लैरिटी आ रही है, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। कल रात को क्लास हुई थी सुमन, यस, और उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर करी है। आप लोग टेलीग्राम से उस पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। रंजना, केपी, सुमन, 12 दिसंबर का शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन, चाहे वो एक्सप्लेनेशन से हो चाहे आपके क्वेश्चन से हो, जरूर रिवाइज्ड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस बार का पेपर ऑफलाइन होना है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अच्छी तैयारी करके जाइए, जिससे कि एग्जाम में बिल्कुल भी टेंशन ना हो। तो डीआई के क्वेश्चन को स्किप करते हुए आगे के क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन डीआई है। डीआई मैंने इसलिए स्किप किया है क्योंकि वो थोड़ी डिफिकल्ट है, और अगर मैंने वही स्टार्टिंग कर दी तो आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे घबरा जाएं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं डीआई इसके बाद आराम से आप लोगों को समझाते हुए सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। किसी अनुसंधान अध्ययन हेतु साहित्य की समीक्षा करने के चरणों का सही क्रम क्या है। अभी तक आपसे होता था, पूछा जाता था कि रिसर्च के जो स्टेप है उसे बताइए, लेकिन अब रिसर्च के स्टेप्स में भी लिटरेचर रिव्यू का जो स्टेप है वो आपसे पूछा गया है। सोच सकते हैं कि इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, क्या होगा इसका सही आंसर। पहली बात तो इतना लंबा क्वेश्चन आपको पढ़ना है और उसके बाद यहां से आपको आंसर करना है। कितने लोग सच में इतने लंबे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने वाले एग्जाम में। तो साहित्य समीक्षा का जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर सी। यानी सबसे पहले क्या आता है, अनुसंधान के लिए मुख्य शब्दों की पहचान करना। कौन कौन से शब्दों को हम यूज करने जा रहे हैं। लोकेट लिटरेचर, साहित्य का पता लगाना। फिर आता है अनुसंधान के लिए प्रासंगिक साहित्य की गंभीरता से मूल्यांकन और चयन करना। फिर आता है साहित्य को संगठित करना, और सबसे लास्ट में आता है साहित्य की समीक्षा करना, या फीडबैक देना, या रिपोर्टिंग करना। ये जितना भी आता है, चाहे वो रिव्यू हो चाहे रिपोर्टिंग हो, तो ये सारी चीजें लास्ट में आती हैं। तो अगर आपको ऑप्शन पता होगा डी, हालांकि यहाँ पे तो सभी ऑप्शन डी लिखे हुए हैं, तो आपको स्टार्टिंग का भी पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी। इसी तरीके के बाकी के स्टेप भी आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये जानने के लिए क्या युक्ति निगमनात्मक है या आगमनात्मक, यानी इंडक्टिव है या डिडक्टिव है, नीचे दिए गए 4 परीक्षाओं में से कौन सा परीक्षण निम्नलिखित उदाहरण पर लागू होता है। अलन पिता है अतः अलन पुरुष है। ऑप्शन ए इंडिकेटर वर्ड टेस्ट, ऑप्शन बी द स्ट्रिक्ट नेसेसिटी टेस्ट, ऑप्शन सी द कॉमन पैटर्न टेस्ट, या द प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, जुल्फी, रोशनी, विशाल, सुनंदनी, रूपा, आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 2 एक एग्जाम्पल दिया है और उन्होंने पूछा है कि बताइए ये कौन सा टेस्ट हम इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन है अलन पिता है और अलन पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी द स्ट्रिक्ट नेसेसिटी टेस्ट। क्या होता है ये। अलन पिता है अलन पुरुष है में निगमनात्मक या आगमनात्मक युक्ति जानने के लिए जब हमें निगमनात्मक या आगमनात्मक, इनमें से कौन सी आर्ग्यूमेंट है, अगर हमें वो जानना होता है तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं, कठोर आवश्यकता परीक्षण करते हैं। निगमनात्मक युक्ति एक तार्किक प्रक्रिया है जो एक या अधिक जानकारी के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने का कार्य करती है। तो जब भी हमें इंडक्टिव है कि डिडक्टिव है, इस तरीके के कोई सेंटेंस को समझना हो तो हम वहां पर कौन सा टेस्ट लेंगे, स्ट्रिक्ट नेसेसिटी टेस्ट लेंगे, जहां पर हमें एक या एक से ज्यादा जानकारी की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। जैव विविधता संबंधी अधिसयम यानी सीबीडी
कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है, किसके दौरान हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। यहाँ पर जो क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन है उनको भी आप लोग पढ़ते जाना, क्योंकि कई बार वहां से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि सही आंसर अनुपमा ने दिया है ए, सही है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन। कब हुआ था? 1992 में। इसका दूसरा नाम भी था। क्या नाम था पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दूसरा नाम? जैव विविधता संबंधी अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित किया गया था। ये सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में भी हुआ था। ये सम्मेलन पर्यावरण पर चर्चा करने के लिए विश्व नेताओं की बैठक थी। क्या कहा गया था इसको? पृथ्वी शिखर सम्मेलन को हम रियो डी जेनेरियो में भी कह सकते हैं कि रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन था उसके अलावा एजेंडा 21 भी कहते हैं। एक क्वेश्चन में कई कई चीजें छुपी हुई हैं कि एजेंडा 21 किसको कहा जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्या है, कहाँ पे हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। तो आप लोग जब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो ना, जब ये एक्सप्लेनेशन आप लोग सिर्फ ये क्वेश्चन पे मत ध्यान दो, एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान दो कि जब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो तो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कई क्वेश्चंस वहां से बन जाते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप लोग पढ़ते चलो। क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित कूटित भाषा में राम को लिखते हैं 32, सीता को लिखते हैं 49, तो श्याम को कैसे लिखा जाएगा? रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, आंसर करिए। राम को लिखते हैं 32, सीता को लिखते हैं 49, तो श्याम को कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। बिल्कुल सही जा रहे हैं, सी। हमें अल्फाबेटिकली काउंट करना है। जैसे आर हमारा कितने नंबर पे आएगा? 18वें नंबर पे आएगा। ए कितने नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आता है। वही एम आता है हमारे 13वें नंबर पे। इनको जोड़ेंगे बनेगा 32। सेम ऐसे ही सीता में सारे अल्फाबेटिकल जोड़ेंगे तो 49। सेम ऐसे ही श्याम में जोड़ेंगे टोटल तो निकल के आएगा 66। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा स्टेटमेंट वाले पूछे जा रहे हैं इस समय एग्जाम में। सादृश्यता से युक्तियां सामान्यतः निगमनात्मक, कमजोर अथवा मजबूत होती हैं। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी आर जनरली डिडक्टिव, वीक और स्ट्रॉन्ग। सादृश्यता से युक्तियां सामान्यतः आगमनात्मक और ना मान्य और ना ही अमान्य होती हैं। राधे राधे के पी, आंसर करो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 और आंसर करना है इस क्वेश्चन का, क्या आंसर होगा? तो चलिए आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर है डी, पहला गलत और दूसरा सही। सादृश्यता से युक्तियां समानता निगमनात्मक, कमजोर अथवा मजबूत नहीं होती हैं, बल्कि युक्तियां सामान्यतः आगमनात्मक और न मान्य और ना ही अमान्य होती हैं। सादृश्यता जो एक जैसे दिखती हो, सादृश्यता यानी जो सेम तरीके से दिख रही हो। दो समान विषयों से तुलना करना, यह प्रायः किसी विषय की व्याख्या करने और उसे आसान बनाने के लिए प्रयुक्त होता है कि वो उसके जैसा दिखता है या उसके जैसी दिखती है। सादृश्यता तुलना होती है जहां पे दो चीजों की, तो वहां पे क्या होता है? आगमनात्मक और ना मान्य और ना ही अमान्य होती है, जो सादृश्यता से यानी एनालॉजी से आर्ग्यूमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा संप्रेषण के अर्थ संकेतन का क्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेशन इन कम्युनिकेशन? अगर आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए अच्छे से
तो यकीन मानो एग्जाम में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आने वाली आप लोगों को। लेकिन वहीं अगर आपको ये लगेगा कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है चलो छोड़ देते हैं, तो वहां पे आप लोगों को जरूर डिफिकल्टी लगने वाली है। आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 1, ए बी एंड सी। डेनोटेशन किस में आता है? कम्युनिकेशन। कोनोटेशन आता है मिथ, मिथक। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु विचार को भेजना। संप्रेषण के अर्थ संकेतन का सही क्रम है डेनोटेशन, कनोटेशन और मिथक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन पहले कौन सी आपने बुक में या कहां पे कहीं देखा है ये वाला क्वेश्चन? और अगर आपको लगता है अभी भी कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो इन क्वेश्चंस के पैटर्न को आप लोग जरूर देखिए। कौन सा पुरुषार्थ की भारतीय पारंपरिक अवधारणा द्वारा प्रतिपादित मूल्य नहीं है? सही आंसर क्या होगा? कौन सा पुरुषार्थ की भारतीय पारंपरिक अवधारणा द्वारा प्रतिपादित मूल्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भक्ति। यह भक्ति पुरुषार्थ की भारतीय पारंपरिक अवधारणा के द्वारा प्रतिपादित मूल्य नहीं है, जबकि अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ के तत्व हैं। कहते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार चीजें बोली जाती हैं, ये वही चीज है जो कि आपके पुरुषार्थ में आती है लेकिन भक्ति नहीं आती है। कहते हैं ना, क्या क्या चीजें, किन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए, वो पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये वही चार आपके पुरुषार्थ है। क्वेश्चन नंबर 8, बता सकते हैं कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है ये? कौन सहयोगात्मक अधिगम का एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 8, क्या चीज पूछा आपने? मिथक क्या चीज होती है? जैसे वहां पे आपने कोनोटेशन आपने पढ़ा, आपने डेनोटेशन पढ़ा, मिथ पढ़ा। मिथ क्या चीज होती है? जैसे पुरानी कोई कहानियां होती हैं, आपने देखी होगी, कोई काल्पनिक कहानियां होती हैं। मतलब आपकी जैसे पहले आपने सुना होगा कि कई लोग कहानियां सुनाया करते थे, उसे वही कहते हैं, काल्पनिक कहानियों को ही मिथक कहा जाता है। ठीक है। कौन सहयोगात्मक अधिगम का एक उदाहरण है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन एक, एक मिसिंग था ना ऑप्शन, ये चार ऑप्शन यहाँ पे हैं। सही आंसर है डी। भाई ऑप्शन मिसिंग हो गया था, ऑप्शन नंबर डी का ध्यान दीजिएगा। यदि अध्यापक विद्यार्थियों को समूह परियोजना कार्य प्रदान करना, ताकि विद्यार्थी साथ मिलकर कार्य करें और अपने निष्कर्ष को प्रस्तुत करें। सहयोगात्मक का मतलब ही है एक साथ मिलकर काम करना, जहां पर उनको एक साथ मिल करके, जो विद्यार्थी हैं उनको एक साथ कोई काम सौंपा जाए और वो काम वो करे, मोटिवेट रहे। तो सहयोगात्मक अधिगम एक बेहतर उदाहरण है जिसके अनुसार अध्यापक विद्यार्थियों को समूह परियोजना कार्य प्रदान करता है, विद्यार्थी साथ मिलकर शोध कार्य करें और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करें। यह अधिगम जिसका उपयोग शिक्षार्थियों के समूह के भीतर किया जाता है और इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों के सीखने के अनुभव और किसी विषय की समझ में सुधार करना होता है। सहयोगात्मक एक दूसरे के सहयोग के साथ में एक दूसरे के ज्ञान को लेते हुए आगे बढ़ना, रिजल्ट पर पहुंचना। ठीक है। वो क्या कहलाता है? आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 9,
एक मैचिंग दी गई है, आपको इस मैचिंग का आंसर करना है। पहला है एलएमएस, दूसरा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फिर है डिस्कशन फोरम, फिर है आपका ऑनलाइन असेसमेंट। एलएमएस क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, डिस्कशन फोरम क्या होते हैं और ऑनलाइन असेसमेंट क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जुल्फी ने कहा है सी। देखते हैं सी है सही, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एलएमएस क्या चीज होती है, एलएमएस होती है पाठ्यक्रम सामग्री निर्दिष्ट कार्यों को कहीं भी किसी भी समय अधिगम्य करना। कभी भी हम पढ़ाई करना चाहते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो हमें इंतजार नहीं करना है। एक्सेसिंग कोर्स मटेरियल एंड असेसमेंट एनी टाइम एनी वेयर, कभी भी किसी भी समय हम पढ़ाई कर सके, अपना स्टडी मटेरियल ले सके। वीडियो सम्मेलन, दूरवर्ती स्थानों से सीधे ऑनलाइन कक्षा सत्रों चर्चाओं में भाग लेना। परिचर्चा यानी डिस्कशन फोरम, समक्षकों के साथ विचारों दृष्टिकोणों की साझेदारी में परस्पर सहयोग करना। ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म यानी कि जब हम इवेलुएशन करते, कैसे करते हैं, प्रश्नोत्तरी के द्वारा आपके मूल्यांकन तात्कालिक प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। ऑनलाइन जब आप क्विज करते हो, ठीक है ना, तो इस तरीके की चीजें आती है। रिसीविंग इंस्टेंट फीडबैक ऑन क्विजेस, असेसमेंट, ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 10, इस तरीके का क्वेश्चन हर पेपर में एक जरूर आ रहा है, कंपलसरी हो गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरा ध्यान से देखिएगा। एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न प्रतिदर्शों के प्रतिदर्श सह संबंध गुणांकों के लिए निम्नलिखित पी मान प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से किसे 5% की सार्थकता स्तर पर सार्थक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पी की वैल्यू की बात करी गई है। पी वैल्यू फॉर सैंपल कॉरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट सैंपल्स, विच ऑफ दीज कैन बी कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी बी एंड डी। अनुसंधानकर्ता विभिन्न प्रतिदर्शों के प्रतिदर्श संबंध पी के मान के संदर्भ में 0.04 और 0.002% की सार्थकता के संदर्भ में सार्थक माना जाएगा। 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल है, वेरी गुड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इसको पढ़ लेना और इसमें ज्यादा से ज्यादा और कोशिश करना, और क्या क्या चीजें हम पढ़ सकते हैं। गाइस क्वेश्चन को पढ़ करके उसको गूगल पे सर्च किया करो, उससे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे, उसको नोट डाउन करो। अब वो मत करो कि आपने एक बुक ले ली है और उस बुक से हाईलाइट कर रहे हो, वो काम करना बंद कर दो। अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनसे मिलते हुए क्वेश्चन सर्च करिए गूगल पे, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको गूगल पे मिलेंगे और वहीं से एनटीए आपके क्वेश्चंस डाल रहा है। तो अब नए तरीके से तैयारी करिए, ये पुराना, ये बुक है, बुक में ही आप पेंसिल से हाईलाइट कर लो, अलग बात है, लेकिन बुक से नोट्स बनाने बंद कर दो। अब आप लोग नोट्स कैसे बनाओगे, गूगल से बनाओगे। याद रखो ये तरीका, क्योंकि अब एनटीए जो टेक्निकल चीजें हैं ना उस पे लेके काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित युक्ति में से सही प्रेक्षण का चयन कीजिए। करेक्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां वेल हैं, अतः सभी वेल कुत्ते हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर वेल्स। इसलिए इन्होंने ये दो प्रेमाइसेस दे दिए, उन्होंने कहा इसलिए देयरफॉर ऑल वेल्स आर डॉग्स। तो ऑल वेल्स नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वेल का तो काफी लार्ज वो है, ठीक है ना।
कुछ वेल तो हो सकती हैं, बट अगर हम कहें ऑल वेल्स आर डॉग्स, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि ऑल डॉग्स आर वेल्स, बट ऑल वेल्स आर डॉग नहीं हो सकता, क्योंकि वेल का ये जो सर्कल है वो सबसे बड़ा है, उन्हीं में ही आपका कैट आ रहा है, उसी में ही डॉग आ रहा है। तो ऐसे वेन डायग्राम बनाते हुए करेंगे तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये अमान्य युक्ति है और इसमें गलत आधार वाक्य और गलत निष्कर्ष है। रिफ्रेश कर लो एक बारी अगर वीडियो रुक गया है तो। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है, कंटेन फॉल प्रीमाइस एंड फॉल कंक्लूजन। ऑप्शन नंबर सी, सभी वेल कुत्ते नहीं होंगे, ये अमान्य युक्ति है और इसमें गलत आधार वाक्य और गलत निष्कर्ष है। ठीक है, यही चीज मैंने अभी आपको बताई ना कि ये तो हो सकता है कि ऑल डॉग्स आर वेल्स, बट ऑल वेल्स आर डॉग्स ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे कम में देखा जाए कुछ वेल कुत्ते हो सकते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हो सकती हैं, है ना। तो इसलिए आधार वाक्य आपका जो है गलत है और गलत ही निष्कर्ष है। क्वेश्चन नंबर 12, अनिल के कंप्यूटर पर एक MP3 फाइल संग्रहित है, MP3 फाइल किस प्रकार के डेटा का संग्रहण करती है? MP3 में क्या होता है? विशाल और अनुपमा, शिव भक्ति, वेरी गुड। सुमन, रोशनी, नीरज, इन्होंने कहा है बी, सही आंसर भी है बी, बिल्कुल ठीक है, साउंड। MP3 फाइल स्टोरेज में केवल ध्वनि प्रकार की सामग्री रखी जाती है, वीडियो, चित्र और टेक्स्ट नहीं रखा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 13, संप्रेषण के संदर्भ में यानी कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में राजनीतिक समाजीकरण इस रूप से सामाजिक अधिगम से जुड़ा है कि कैसे? ऑडियो आएगा, बिल्कुल। कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। अब ये बताइए कौन सी बुक में आपको देखने को मिल रहा है? ये क्वेश्चन कहाँ पर पढ़ा है? कोई अगर आपसे कह देगा ना कि भाई ऐसे क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप यकीन मानिए कि बिल्कुल भी वैसा नहीं आने वाला। आपको अपने कॉन्सेप्ट का ध्यान खुद से देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपने IQ लेवल का खुद से दिमाग का इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? राजनीतिक समाजीकरण की बात हो रही है, जो सामाजिक अधिगम से जुड़ा है, वो कैसे? सही आंसर है बिल्कुल जुल्फी, ऑप्शन नंबर सी यानी ADNE। ए, सत्ता प्राप्त की जा सकती है, सत्ता प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर डी, पावर इज यूज्ड एंड मिसयूज्ड, उसका मिसयूज किया जाता है और राजनीतिक और आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? सामाजिक है। तो सामाजिकरण प्रक्रिया के माध्यम से लोगों में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण विकसित होता है। राजनीतिक वैधता, राजनीतिक व्यवस्था और चुनाव जैसी प्रक्रियाओं की अखंडता में विश्वास है। जो लोग राजनीतिक व्यवस्था की वैधता में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, उन्हें विश्वास है कि राजनीतिक संस्थाएं नागरिकों की इच्छाओं और जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होंगी और सरकारी शक्ति के दुरुपयोग पर अंकुश भी लगाया जाएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ऐसे में तो पढ़ा हुआ भी भूल जाएंगे। अब आप सोच लो, एटलीस्ट आप क्वेश्चंस को तो देख रहे हो। जो बच्चे क्वेश्चंस को ही नहीं देखेंगे, सोचिए एग्जाम में उनका क्या होगा। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको, मैंने देखा है कि कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो पुराने पुराने क्वेश्चन को, इजी इजी क्वेश्चन को बच्चों को दिखा रहे हैं और बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि भाई आप लोग कर सकते हो। बच्चे भी खुश क्योंकि उनको लग रहा है हाँ भाई इजी क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं। बट एक्चुअली जो क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में वो दिखाना ही नहीं चाहता है कोई। उसका रीजन है कि वो इतने डिफिकल्ट है कि वो लोग खुद ही नहीं कवर करा रहे हैं उसको। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई गूगल पे जाके सर्च करो इसको और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, कोई नहीं कहेगा। वो कहेंगे हाँ भाई हमने जो पढ़ाया था वो आया। बट एग्जाम में जब आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ना तो किसी बुक से आ रहा है,
ना तो किसी बुक से आ रहा है, ना किसी इंस्टीट्यूट से आ रहा है। किससे आ रहा है? जो आप चीजें सर्च करते हो या जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उसी को ही डीप मीनिंग में पूछा जा रहा है। प्रवाल भित्तियां उनके निकटवर्ती, और याद रखिएगा 50% पीवाईक्यू से ही रिवाइज होता है, 50%। और 50% आपके जो न्यू क्वेश्चंस जो आपको, जो मैं कह रही हूँ सर्च करने के लिए, 50% वहां से आता है। ये प्रवाल भित्ति वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्रवाल भित्तियां समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों के द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। मान लीजिए पहला स्टेटमेंट दिया कि प्रवाल भित्तियां किससे बनी होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से। प्रवाल भित्तियां उनके निकटवर्ती महासागरीय जल में मल विसर्जित करने के कारण दूषित होती हैं और नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाती हैं, तथा मल विसर्जन करने के कारण महासागरीय जल की स्पष्टता भी कम हो जाती है। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। ठीक है, बस अनुपमा पढ़ते जाओ, जो आप लोगों को दिया जा रहा है ना कॉन्सेप्ट, उसको पढ़ते जाओ, समझते जाओ, यही है आपका लेटेस्ट पैटर्न। और ये बातें मेरी आप लोगों को तब समझ में आएंगी जब आप क्वेश्चन पेपर देने बैठोगे। कुछ नहीं है, वही चीजें हैं, बस बहुत डीप में पूछा जा रहा है इस समय। जैसे यहाँ पे पूछ लिया, पहले क्या पूछा जाता था कि शिक्षक विद्यार्थी के संबंध में, अब इन्होंने क्या लिख दिया कि सकारात्मक यानी पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है। तो दिमाग लगाइए, ऐसा कौन सा है जो पॉजिटिव रिलेशनशिप में नहीं आता है टीचर स्टूडेंट के लिए। हमें निगेटिव सेंटेंस ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट, एक अध्यापक जो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने पर दंडित करता है। अगर मान लीजिए मैं आप लोगों को दंडित करूं तो आपका क्या होगा? पूछोगे नहीं क्वेश्चन अगली बार से। एक अध्यापक जो विद्यार्थियों को सकारात्मक प्रतिपुष्टि संरचनात्मक आलोचना प्रदान करता है। एक अध्यापक जो मुक्त संप्रेषण और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देता है। एक अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को अपमानित करता है। एक अध्यापक, भाई अपमानित करोगे तो क्या चलेगा? काम ही नहीं चलने वाला। दंडित करोगे तो कैसे काम चलेगा? एक अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों की आवश्यकता सरोकारों की उपेक्षा भी करता है। उपेक्षा करना, इग्नोर करना कि क्या चाह रहा है। क्या ऑप्शन लग रहा है? यहीं से आप लोग देख लोगे भाई, दंडित किसी को किया जाएगा। भाई सकारात्मक अगर आप किसी को फीडबैक दे रहे हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हो, ये तो गुड है। मुक्त संप्रेषण पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देना, सम्मान कर रहे हो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन क्या चीज अच्छी नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, ए डी ई। कर लेंगे कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे पढ़िए क्वेश्चन को, जो निगेटिव चीजें हैं उसको हटा दीजिए तुरंत। हाँ 12 दिसंबर की इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर में आया था। और होता भी यही है कि जैसे जैसे मान लीजिए कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट होते हैं बाकी जगह से। मैथ्स वगैरह ज्यादा पूछी जाती है ऐसे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा अध्यापक केंद्रित अनुदेशन की संभावित कमी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन? इस समय चाहे वो अभी आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका ये रिसर्च एप्टीट्यूड हो, इसमें स्टैटिक्स बहुत ज्यादा इस बार पूछी जा रही है। पहले नहीं पूछी जाती थी स्टैटिक्स, इस समय सबसे ज्यादा सांख्यिकी का प्रयोग किया जा रहा है। और इसीलिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, वहां आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि पैटर्न बदल गया है और आप लोग उस चीज पे ध्यान नहीं देते हो, है ना। इस वजह से जब क्वेश्चन एक दो गड़बड़ होने शुरू होते हैं ना, फिर आगे का जो मोटिवेशन है चला जाता है। तो कभी भी कंफ्यूजन लगे किसी क्वेश्चन में तो उसको उस समय के लिए ड्रॉप कर दो और लास्ट में फिर से उसी क्वेश्चन पे आओ, और जो भी अगर आपको आता है आंसर तो ठीक है, नहीं तो कोई क्वेश्चन छोड़ो मत, तुक्का लगा के आ जाओ, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। कौन सा अध्यापक केंद्रित अनुदेशन की संभावित कमी है? यह विद्यार्थियों के लिए अधिक संलग्नता अनुक्रियात्मक हो सकता है, विद्यार्थियों की सृजनात्मक आलोचनात्मक चिंतन के अवसरों को सीमित करता है, यह विद्यार्थियों में स्वतंत्रता स्व मार्गदर्शन को बढ़ावा देता है, यह बहुत प्रभावी है। समय की चिंतन के अवसरों को सीमित करना क्या कहलाता है? हमने क्या किया? अवसरों को सीमित कर दिया,
लिमिटेशन लगा दी, जहां पे लिमिटेशन आ गई वो क्या होगा, इसकी कमी हो गई। जहां पे इंटरेक्शन ज्यादा होगा वो तो अच्छी बात है, इंटरेक्ट कर रहे हैं। जहां पे वो सेल्फ डायरेक्शन ले रहे हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, जहां पे सेव टाइम कर रहे हैं, वो तो पॉजिटिव हो गई। बट यहाँ पे इन्होंने कहा कमी बतानी है, तो कमी क्या है, बी, बिल्कुल सही है भाई। आने लगे क्वेश्चन भाई, अपने आप को बधाई दे दो, क्वेश्चन आने लगे आप लोगों को। ऐसे ही आपको एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, न्याय वाक्य युक्ति के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इन द लाइट ऑफ syllogistic argument, which of the following are incorrect? जो निगेटिव देखो, जो आपका ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, उसमें सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो पॉजिटिवनेस देखी जाती है। निगेटिव चीजों को किनारे करना होता है। जब भी किसी सेंटेंस में निगेटिविटी लगे आपको, उसको तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। संकल्प ने कहा है 17 का सी। बच्चे सी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, सी एंड डी ओनली। सी एंड डी, मध्य पद आधार वाक्य में केवल एक बार अवश्य होना चाहिए। मिडल टर्म, प्रीमाइस 1 आपको पता है, प्रीमाइस 2 पता है, फिर आता है कंक्लूजन। मिडल टर्म किस में आएगा आपका, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 में क्या आएगा, प्रीमाइस 1 में आएगा मिडल टर्म आपका, और 2 में क्या आएगा, माइनर टर्म, लघु, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखिए। मध्य पद का निष्कर्ष में कम से कम एक बार वितरण जरूर होना चाहिए। मिडल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वंस इन द कंक्लूजन। तो सी और डी यहां पर सही आंसर। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बिल्कुल सही बात। और एक्सप्लेनेशन आप लोग एक बार जरूर पढ़ लिया करो जो क्वेश्चन मिले आपको, जिससे कि और क्लैरिटी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी कंप्यूटर मेमोरी वोलाटाइल है, यानी अस्थिर है, यानी लाइट चली गई तो वो भी चली जाएगी। वोलाटाइल मेमोरी इनमें से कौन सी है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिए। इनके फुल फॉर्म भी आते हैं जनरली, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से इनको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी एंड ई। बी यानी कि कैशे मेमोरी, और ऑप्शन नंबर ई रैम मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी डेटा को संग्रहित करने के लिए पावर सप्लाई का होना जरूरी है। अस्थायी रूप से उन फाइलों को संग्रहित करती है जिन पर आप काम कर रहे हैं। इसके लिए रैम और कैश मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, बता सकते हैं कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 19 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 19, ओ भाई क्वेश्चन नंबर 19 के बाद तो मैंने दिया ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कल मैं बताऊंगी इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप लोग अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से क्वेश्चन को समझ लो। इसका आंसर मैं दूंगी आपको कल की क्लास में, जो कि होगी कल 11:15 बजे, 11:15 बजे, ठीक है। बाकी रात को क्लास होगी 8:30 बजे के करीब, उसको भी ज्वाइन करिएगा। मॉर्निंग की क्लास होती है PYQ, और शाम की जो क्लास होगी वो होगी MCQ विद थ्योरी। तो अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डेली बेसिस पे सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि इसके आंसर को आप लोग मुझे बता पाओ, ठीक है।
अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू प्रीति, सुमन, जुल्फी, कंचन, चंद्रेश, संकल्प, विशाल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।